नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार हाजिर हूँ लेकर के एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो द्वितीय सेमेस्टर के मैथ के क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करना है। तो अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 8 तारीख से, तो चलिए शुरू करते हैं आज के द्वितीय सेमेस्टर के मैथ का पूरा सॉल्यूशन। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ऋण पूर्णांक संख्या क्या है। तो ऋण पूर्णांक संख्या आप जानते हैं -5 है, पूर्ण ऋण पूर्णांक। ठीक है, कौन सी है? -5। ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं 9, 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो 9 और 12 का और 18 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 36 निकल के आएगा। देखिए, 9 चौक 36, 12 36, 18 दूनी 36। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दी हुई सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहे हैं निम्न कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखिए, ये भी परिमेय है, ई पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। ये भी परिमेय है, 5/√36 का मतलब 5/6। ये भी परिमेय है। ये परिमेय नहीं है, पाई जो है बाय पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, इसलिए ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 9.5 स्क्वायर का मान है। देखिए, 9.5 स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आप ये निकल के आएगा। आप इसको सिंपली 9.5 और 9.5 की सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो 9.25 मिलेगा। ओके, तो इसका आंसर वो पहला वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 40 और 50 का मध्य वर्ग बिंदु क्या है। तो देखिए, 40-50 का मध्य बिंदु निकालना है। 40 प्लस 50 को आप जोड़ लीजिए, बटे 2 कर दीजिए। मध्य बिंदु का मतलब 2 से भाग, तो 90/2 आएगा। और 90/2 कितना होगा? 45। ठीक है, इसका आंसर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। अति लघु उत्तर ये है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि ये एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, ओके, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हम इसमें एक फिगर बनाएंगे, तब इसमें विजुअल क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें जो इन्होंने बताया है, क्या बताया इन्होंने, इसमें मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, वैसे मैंने ब्लैंक पेज लिया है। इसमें इन्होंने बताया है कि एक दीवार है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये कह रहे हैं एक कक्षा है, उसकी लंबाई जो है 10 मीटर है, चौड़ाई आपकी 6 मीटर है। ये 6 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, तो देखिए, इसकी लंबाई भी 10 मीटर होगी सामने वाली की, और इसकी 6 मीटर होगी। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, फिर कह रहा है उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो ये वाली जो दीवार है ये ऊपर तक जाएगी, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। इसकी ऊंचाई 5 मीटर। उस तरह से ये वाली दीवार जो जाएगी ऊपर, तो इसकी ऊंचाई भी 5 मीटर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आप ध्यान से देखिए कि इस वाली दीवार का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? 6 लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 6 5, क्योंकि लंबाई इसकी 6 हो गई, चौड़ाई 5 मीटर हो गई। उसी तरह से इस वाली दीवार का निकालेंगे आप, इस वाली दीवार का, तो इसकी क्षेत्रफल कितना होगा? 10 गुणा 5। क्लियर? और देखिए, इस दीवार के सामने ये दीवार है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इस वाली दीवार का क्षेत्रफल होगा। उस तरह से इस वाली दीवार के सामने ये वाली दीवार होगी, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका होगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 6 × 5, और इसका 10 × 5। ठीक है, तो इस तरह से इसका कितना निकल के आया? 50 मीटर स्क्वायर, इसका 30 मीटर स्क्वायर, 6×5 30 मीटर स्क्वायर। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल लिख सकते हो कि चार दीवारों का क्षेत्रफल, अगर योग करना हो तो योग भी कर सकते हो, लेकिन अगर अलग अलग बताना हो कि आमने सामने दो दीवारों का
कि आमने सामने की 2 दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, 50 मीटर वर्ग है, ठीक है, और एक का 30 मीटर वर्ग है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको मैं करता हूँ। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है। तो इसमें मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या x है और दूसरी पहली की 4 गुनी है, यानी दूसरी 4x हो जाएगी। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 15 है, तो दोनों संख्या हमने कौन सी मानी है, x और 4x। तो x प्लस 4x का योग कितना है, 15। ठीक है, तो 4x और 1x मिला के 5x बराबर 15। और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल के आई, 15/5, 5 3 15। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3। क्लियर। संख्याएं कौन कौन सी मानी है, x और 4x। तो संख्याएं क्या क्या हो गई, एक x का मतलब 3 हो गई, दूसरी 4x, यानी कि 4 गुणा 3, 4 12। तो संख्याएं आपकी जो हो गई वो हो गई 3 और 12। अब देखिए इनका योग भी 12 और 3 15 हो गया, और एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है, पहली 3 है तो दूसरी 3 चौक 12 है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं इसी क्रम में। ये कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो बड़े घन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या करना है, सिंपल है। 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकालिए और 4 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो जो आयतन निकल के आएगा वो बड़े घन का आयतन हो जाएगा। ओके, देखिए एक 6 सेंटीमीटर है, तो ये आयतन कितना निकलेगा, इसका आयतन अगर आप निकालोगे b बराबर a3, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 चंग 36, 36 छंगा 216 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, दूसरा घन क्या है, b2 a3, और दूसरा a बराबर क्या दिया है आपको, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसका निकाल लो, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64। अब आप बड़े घन का आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, तो बड़े घन का आयतन क्या निकालोगे, b1 प्लस b2। तो b1 कितना है, 216, और b2 कितना है, 64। इनको आप जोड़ दीजिए, कितना निकल के आएगा, 4 10 280, 280 घन मीटर, 280 घन मीटर। तो बड़े घन का आयतन कितना हो गया, 280 घन मीटर। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैं यहीं पर हल कर दे रहा हूँ इसको। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, x+1। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है x+1 और x-1 की गुणा, x-a की गुणा कीजिए। देखिए ये दो फैक्टर, इनकी गुणा सिंपल है, पहले x की गुणा x में होगी, फिर इसी x की गुणा a के साथ होगी, फिर वन की गुणा x के साथ होगी, और इसी वन की गुणा -a के साथ होगी। ओके, चिन्हों का गुणा का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए x की x के साथ होगी तो क्या निकल के आएगा आपका, x²। फिर इसी x की a के साथ होगी तो माइनस का ax, क्योंकि माइनस और प्लस की गुणा हो रही है तो माइनस आएगा। उसके बाद इस वन की x के साथ होगी तो प्लस का x। ओके, और इसी वन की -a के साथ होगी तो माइनस का a बन जाए a। अब इसको आप हल कर लीजिए, थोड़ा सा वैसे तो यही हो गया आंसर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x², यहाँ से माइनस का x कॉमन ले लो आप, तो माइनस का x कॉमन लोगे तो क्या आएगा निकल के, a-1। ठीक है, a-1, और माइनस ये आपका साथ चल रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कह रहे हैं कि 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। बहुत आसान है, आप खुद ही कर देंगे। 89 संख्या, मूल संख्या कितनी है 89, ये आपकी मूल संख्या है। ठीक है, ये क्या है 89, ये आपकी मूल संख्या है। क्लियर। अब इसको बदल दो, तो बदलने पर संख्या क्या बनेगी, अंक बदलने पर संख्या कितनी होगी 98। तो 98 और 89 को घटा दो, तो ये अब कितना निकल के आएगा, 18 में से 9 9 बचे, यहाँ 8 में से 8 के 0, यानी कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होगी। प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी 9। ठीक है, अधिक पूछ रहा है, प्लस माइनस का मतलब नहीं है इसमें, अधिकता। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए, ये पहिया होता है वृत्ताकार, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। और इसकी त्रिज्या कितनी दी है उन्होंने, 21 सेंटीमीटर। क्लियर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है। अगर कोई भी वृत्ताकार पहिया, पहिया वृत्ताकार ही होता है, अगर वो एक चक्कर घूमता है तो उसकी जो परिधि कहलाती है, इस चारों तरफ एक चक्कर घूमने में क्या कहलाती है, परिधि। तो अगर कोई पहिया एक चक्कर घूमेगा तो उसकी जो परिधि होगी वो कितनी होगी, परिधि के बराबर दूरी होगी। परिधि होती है 2πr। एक चक्कर लगाने में उसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। परिधि का मतलब समझते हैं, पहिए के चारों तरफ आप घूम जाओ, या पहियों को एक बार एक चक्कर लगा लो जमीन पर, तो वो परिधि जो ऊपरी हिस्सा जमीन से टच होके चलेगा एक चक्कर में, उसकी परिधि कहलाएगी। तो परिधि जो है एक चक्कर में वो 2πr घूमेगा। अब ये कह रहे हैं कि 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी करेगा, तो इसको सीधे एक चक्कर लगाने में ये दूरी तय कर रहा है, तो 100 चक्कर लगाने में कितनी दूरी करेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 100 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 100 गुणा 2πr, तो ये दूरी तय करेगा 100 गुणा 2πr। तो अब देखिए आप इसमें वैल्यू लगा दीजिए, 100 गुणा 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आप बताइए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। देखिए 7×21। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा वो कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। तो 7×21, 22×2 = 44, 100 44 3। क्लियर। तो बराबर 100 44 3। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 132 गुणा 100। ठीक है, तो 13,200 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। कितने चक्कर लगाने में, 100 चक्कर लगाने में। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये हमने 5 का वर्ग अंतर लेकर के संचयी बारंबारता सारणी बनाई है। तो ये इस तरह से देख लीजिए, इसमें टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले इसको सोल्व कर लिया था, और इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या क्या अंतर क्या है। क्वेश्चन आसान है, नो प्रॉब्लम। एक खेत है या मैदान है, उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया है, लेकिन इसी भुजा मीटर में दी है। तो हमको क्या करना है कि इसको जो है मीटर में बदलना, इसके क्षेत्रफल को मीटर में बदलना पड़ेगा। और क्षेत्रफल में जैसे ही हम मीटर में बदल देंगे, हेक्टेयर से मीटर में बदल देंगे, तो आप इसमें आयत आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके उसकी दूसरी भुजा पता कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है कि आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, क्षेत्रफल
0.75 हेक्टेयर। अब देखिए 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। क्लियर। तो आपको हेक्टेयर से वर्ग मीटर बनाने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 10,000। अब ये हेक्टेयर से वर्ग मीटर आ गया तो ये आ गया 7500 वर्ग मीटर। ठीक। अब उसकी एक भुजा कितनी दे रखी है 250 मीटर। तो कह रहे हैं दूसरी भुजा बताओ। क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर हो गया। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का फार्मूला हो गया। ओके। तो अब देखिए इसमें क्षेत्रफल कितना है 7500। ओके। क्षेत्रफल 7500 है। लंबाई कितनी मान लीजिए 250। चौड़ाई को आप मान लीजिए L, सॉरी विड्थ मान लीजिए W मान लीजिए। ओके। तो देखिए 7500 इंटू 7500 बराबर 250 इंटू विड्थ। तो विड्थ बराबर क्या हो जाएगा 7500, ये नीचे आ जाएगा 25, 250 25 दिया 75 यानी कि 30। तो जो चौड़ाई दूसरी भुजा कितनी आई 30 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे हैं कि x इंटू ब्रैकेट बाई माइनस जेड बराबर एक्स बाई माइनस एक्स जेड को सत्यापित कीजिए। देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है। और इसमें x की वैल्यू दे रखी है, y की दे रखी है और z की दे रखी है। हमें क्या करना है कि ये दोनों पक्ष लेने हैं। पहले इसमें सारी वैल्यू रखनी है x और y और z की। तो जो वैल्यू आएगी उसको हम LHS मान लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद इन्हीं वैल्यू को इसमें रखना है, उसको राइट हैंड मान लेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जब आप x y और z की वैल्यू लेफ्ट में रखेंगे और फिर x y z की वैल्यू राइट में रखेंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः सत्यापित हुआ। क्लियर। देखिए चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला आपका जो सवाल है वो ये है कि x इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस वाई जेड। क्लियर। अब यहाँ पर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लो, इसको राइट हैंड साइड मान लो। तो x की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, x की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, x की वैल्यू है 2/3, 5/2, 3/2। तो x की वैल्यू है इन्होंने 2/3। x की वैल्यू मैंने 2/3, y की वैल्यू 5/2 माइनस जेड की वैल्यू 3/2, माइनस जेड 3/2 जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू -3/2 लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो इसको हल कर लीजिए आप। तो 2/3, ठीक है। अब अंदर से निकल के आएगा 5 3 8/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा इधर 8/3। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 8/3। क्लियर। उसके बाद आप राइट हैंड साइड लीजिए। तो राइट हैंड साइड क्या है आपकी, वो है एक्स बाई माइनस बाई जेड। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक मिनट चेक। एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 2/3, 5/2। ठीक है। एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स बाई माइनस बाई जेड। एक्स की वैल्यू है 2/3 इंटू 5/2 माइनस बाई की वैल्यू कितनी है 5/2
और जेड की वैल्यू -3/2। क्लियर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका 5/3। देखिए माइनस और माइनस, ये माइनस है, ये माइनस मिला के प्लस हो गया। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत लगी वैल्यू। ये एक्चुअली क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, 1 मिनट। 3/2, 5/2, 3/2, 5/2, और एक्स की वैल्यू है आपकी 2/3। तो इसको यही कर लेता हूँ मैं। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई, तो एक्स बाई माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो एक्स बाई माइनस एक्स जेड, तो एक्स की वैल्यू 2/3, बाई की वैल्यू 5/2, माइनस बाई की वैल्यू 5/2 इंटू -3/2। एक्स बाई माइनस एक्स बाई माइनस एक्स जेड आएगा, सॉरी यहाँ पर एक्स जेड आएगा, 2/3 आएगा। 2/3 इंटू -3/2, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर माइनस प्लस का 1 बचेगा, तो ये आपका निकल के आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5/3 प्लस 1। ओके, तो 5/3 प्लस 1, ये 5 + 3/3 यानी 8/3। देखिए LHS भी आपका 8/3 आया और RHS भी 8/3 आया, तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि एक फार्म हाउस में कुल x+2y पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x+2y पौधे लगे हैं। तो बताओ फार्म हाउस में कितने पेड़ हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या है इसमें कि ये वेरिएबल के रूप में दे रखा है। किसके रूप में, वेरिएबल के रूप में। तो आप देखिए फार्म हाउस में पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां हैं आपकी x+2y, और प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हैं, पौधे भी आपके x+2y है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने पूछा है, पहला खंड, कि कुल कितने पौधे हैं। तो देखिए पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियों को पौधे से मल्टीप्लाई कर दो। ये प्रत्येक पंक्तियां हैं आपकी x+2y और प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं x+2y, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक तरह से आपका निकल के आएगा x+2y का होल स्क्वायर। अब इसको आप खोल दो, तो ऐसे आप खोल दो a² + b² + 2ab, है ना। तो 2 दूनी 4 xy, ये आपकी हो गई पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या। अब ये कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि x की वैल्यू, इसको नोट कर लीजिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो फार्म हाउस में कुल पौधों की संख्या कितनी है, ये वाला ऑप्शन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमने इसमें कुल पौधों की संख्या निकाली उसमें x और y की वैल्यू रख दो। तो हमने क्या निकाली इसमें संख्या, हमने जो संख्या निकाली है वो निकल के आई थी हमारी, कुल पौधे कितने निकल के आए थे वेरिएबल के रूप में, x+2y का होल स्क्वायर। तो इसी में लगा दो, या उसमें भी लगा सकते हो जो खोला आया था हमने इसको। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। एक मिनट, सही है। तो x की वैल्यू +2y का होल स्क्वायर निकल के आया था। तो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 2 × 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 + 4 का होल स्क्वायर।
4 3 7 का होल स्क्वायर नहीं, 7 7 49। तो कुल पौधे जो हैं आपके, आंसर क्या है वो 49। कुल पौधे जो 49 है बगीचे में। क्लियर? ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 16 में क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, 0,4 0,-4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा हमको हल करना पड़ेगा। इसमें हम पहले ग्राफ बनाते हैं। ओके, देखिए ये है, ये कह रहा है कि ये क्वाड्रेंट आप बना लीजिए ऐसे, ठीक है। ये कह रहा है कि बिंदु 0,4, तो एक्स पे 0 चलना है, वाई पे 4 मान लीजिए, यहाँ पर कहीं आएगा। पहला बिंदु हो गया। दूसरा 0,-4, तो एक्स पे 0 चलना है, वाई पे -4, तो यहाँ पर कहीं आएगा। और अगला पॉइंट 6,0, एक्स पे 6 चलना है, वाई पे 0। अब इन पॉइंटों को मिला दीजिए, तो इसको मिलाकर ये त्रिभुज बना आपका। तो देखिए, ये 4 और 4 मिला कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। और ये 6 सेंटीमीटर है ही। और ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज है आपका। और समद्विबाहु त्रिभुज के जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो होता है 1/2 आधार गुणा लंब। देखिए, आधार आपका 8 सेंटीमीटर हो गया और लंब 6 सेंटीमीटर हो गया, तो लगा दीजिए इसमें 1/2 8 गुणा 6, 2 स्क्वायर 2 चौका 8, 4 छंग 24, यानी कि इसका फार्मूला 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं की ज्ञात कीजिए। देखिए, समरूप का मतलब समझते हैं। समरूप का मतलब होता है कि वो देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनकी साइज अलग अलग है। ठीक है, जैसे देखने का मतलब, जैसे 4 सेंटीमीटर का घन मान लीजिए कोई होगा और 12 सेंटीमीटर का घन होगा, तो वो समरूप हो गए। देखने में तो एक जैसे हो गए, लेकिन उनके साइज अलग अलग हो गए। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। ये त्रिभुज तो देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनकी भुजाएं अलग अलग हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ आप देखिए कि त्रिभुज PQR में जो QR है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ABC में जो BC है वो 3 सेंटीमीटर है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो QR है वो BC की 3 सेंटीमीटर की आधी है। तो उसी तरह से आपकी PR कितना निकल के आएगा, PR भी आधा हो जाएगा, 2.8/2, यानी कि 1.4। उसी तरह से QP PQ भी सेम हो जाएगा। PQ कितना हो जाएगा आपका, 2/2, क्योंकि वो AB का आधा होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहे हैं कि एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन और विकर्ण की लंबाई तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करना था कि देखिए, उसकी कोर की लंबाई कितनी है, जो घन है उसकी कोर की लंबाई क्या है। घन की कोर की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन, तो आयतन क्या होगा, AQ का मतलब 12Q, यानी कि 12 × 12 × 12, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1728 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसको गुणा करके वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं घन का पृष्ठ, तो घन का पृष्ठ क्या होगा, घन का जो पृष्ठ का फार्मूला होता है, भी घन में 6 पृष्ठ होते हैं, और प्रत्येक पृष्ठ का जो है आप क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का वर्ग, तो 6 गुणा भुजा का वर्ग निकालो,
12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी 144, 6 गुणा 144, तो 6 गुणा 144 आप करोगे तो 864, 864 क्लियर सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ये उसका क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। ओके, इसी में अगला है कि घन का विकर्ण। तो विकर्ण का जो सूत्र होता है, घन का विकर्ण का सूत्र होता है, क्या होता है, वो होता है भुजा √3। तो भुजा कितनी है, 12 और √3 आपका है, यानी कि 12√3 सेंटीमीटर, ये उसका विकर्ण होगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सॉल्व हो गए हैं, और आप इसको चेक कर लीजिए कि कितने मार्क्स आए हैं। और दूसरी बात, इनको याद भी रखिए, इनको समझिए कंसेप्ट को क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आगे चल के जब आप डीएलएड पूरा कर लेंगे, जब डीएलएड आपका पूरा हो जाएगा तो आपको यही क्वेश्चन सुपर टेट में भी आएंगे, इसी तरह के यूपी टेट में आएंगे। तो बेसिक चीज़ है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और उस कंसेप्ट को समझ करके आपको उसे अप्लाई करना आना चाहिए। तो जैसे आप कंसेप्ट समझ के अप्लाई करना सीख लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, बहुत आसान हो जाएंगी ये सब चीज़ें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।